आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 51 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 52 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस एतबार से जख्मी इतना बड़ा मुजरिम नहीं था कि उसे मार ही दिया जाता। उसका दूसरा साथी भी अपनी बदकिस्मती की बिना पर मारा गया था, वरना मेरी दानिश में वो दोनों जिंदा छोड़ जाने के मुस्तहिक थे। बस जरा सी कुशमाली की जरूरत थी जो पहले ही हो चुकी थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सुल्तान शाह को टैक्सी लेकर 5-7 मिनट तक तेज ड्राइविंग करना थी और उस दौरान में अगर उसका ताक़ुब न किया जाता तो उसे वापस लौटाना था। सादिक किसके लिए काम करता है? मैंने वक्त गुजारी के लिए उससे गुफ्तगू जारी रखते हुए सवाल किया। मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि किसी बड़े आदमी का कारिंदा है। पहले 2 कोड़ी का आदमी था, लेकिन पिछले 1-1.5 बरस से कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर सका। वो क्यों? मैंने हैरत से पूछा। सादक अचानक ही उपरा था। उसके मुंह लगने वाले 2-3 दिलावरों का हशर बहुत खराब हुआ था। एक रात भरी चौक में एक रंग महल पर बेहोश पड़ा रहा और कुत्ते उसका मुंह चाटते रहे। बस उसी दिन से सबने समझ लिया कि सादिक किसी जबरदस्त की पनाह में चला गया है, वरना पहले तो वह हमारे साथियों में हुआ करता था। उसकी रहाइश कहाँ है? बहुत ऊंचा उड़ रहा है। वो नकात ज़दा मगर तलख लहजे में बोला। कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, किसका मुलाजिम है, लाहौर में कोई भी ना बता सकेगा। बस ये मालूम है कि आजकल हेरोइन की खरीद फरोख्त में वो कहीं ना कहीं मुलव्विस है। उसी लम्हे दूर सड़क पर मुखालिफ सम से आती हुई किसी कार की रोशनियां दिखाई दी और मैं बोनट से हटकर नशे में उतर गया। इसी तरह चुपचाप जमीन पर चुपके पड़े रहना। कार को इशारा करने की कोशिश की तो बेदरेक भेजा उड़ा दूंगा। अब तुम्हारे मुआवजे का क्या होगा? कार दूर थी, इसलिए मैंने अपनी जगह से गुफ्तगू का सिलसिला थोड़े से तवक्कुफ के बाद दोबारा शुरू कर दिया। अगर तुम छोड़ दोगे तो बस एडवांस के 10,000 पर गुजारना होगे, उसने बेबसी के साथ कहा। एक के मर जाने के बाद तुम्हारे हिस्से में वैसे भी इजाफा हो चुका है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुर्दों का माल हम लोगों को रास नहीं आता, वो उदास लहजे में बोला। वैसे एडवांस की रकम हम पहले ही आपस में बांट चुके थे। मैं उससे गुफ्तगू करता रहा और उसी असना में वो गाड़ी करीब आकर रुकी और सुल्तान शाह पिस्तौल थामे नीचे उतर आया। उसने सूरत हाल देख कर नहायत आसूदा रद्द-ए-अमल का इजहार किया होगा। ये सब कराए क्या आदमी है? मैंने उसे आगाह करते हुए कहा। असल आदमी वही सुरमई सूट वाला था। अगवा का मुआवजा 50,000 तय हुआ था, जिसमें से 40,000 बाकी है। सोच रहा हूं कि हम अगवा हो ही जाएं तो बेहतर रहेगा, मर जाना इससे भी बेहतर रहेगा, वो जलकर बोला और मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम समझे नहीं, मैंने जख्मी शिकार की परवाह किए बगैर कहा। देखना चाहिए कि सुरमई सूट वाले की अदम मौजूदगी में मुकर्रर ठिकाने पर हमारी वसूलियाबी का क्या इंतजाम है। वहां हमें तहवील में लेकर 40,000 की अदायगी भी होनी है। सुरमई सूट वाले को क्या हुआ? जख्मी ने चौंक कर सवाल किया। एयरपोर्ट पर वलायती कंपाउंड पर सर रखे अब्दी नींद सो रहा है, सुल्तान शाह ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, उलझना ही चाहते हो तो दूसरी बात है, वरना वहां भी कोई तीसरे दर्जे का मोहरा ही हाथ आएगा। सादिक मर गया है तो समझो हमारी रकम डूब गई। जख्मी की अफसुर्दा आवाज उभरी। इस मामले को वो तनहा चला रहा था। अब मिस्री शाह के उस वीरान गोदाम में कोई ना मिल सकेगा। सुल्तान शाह पर उस वक्त संगदिली तारी हो रही थी। वह हर उस शख्स को नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ था जिसका मौत के सुदागरों से जरा भी ताल्लुक हो, लेकिन मैंने समझा बुझाकर उसे जख्मी के साथ रायत से काम देने पर आमादा कर ही दिया और हम दोनों उसे वही बेहोश करके टैक्सी से रवाना हो गए। जो कुछ हो रहा था हमारे हक में बेहतर ही हो रहा था, लेकिन हम सही समत में पेशकदमी करने के बजाय बार बार अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर हुए जा रहे थे। हमारा असल मुद्दा यह था कि A2 की सहरंगेज शख्सियत का तिलिस्म तोड़कर तंजीम का चिराजा बिखेर दिया जाए, लेकिन दरमियान में दूसरे जिमनी वाकयात हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा लेते थे, जिसका नतीजा यह निकलता था कि हम जाती तौर पर तो A2 की शख्सियत से वाकिफ हो गए थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि तंजीम की बेखुनी कैसे की जाए। फिर पिछले चक्कर में बात जरा और आगे बढ़ गई थी। लाइट काटेज के सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी गुफ्तगू में जिमी लाइट का हवाला दिया, जिसके बकौल उस इमारत का मालिक था, लेकिन मैं अपनी पुरानी मालूमात की बिना पर उस बारे में पूरी यकीन था कि जिमी लाइट उस खनौने खेल में अहम किरदार अदा कर रहा था। यूं बज़ाहिर हमारा टारगेट भी तब्दील हो चुका था। ये सब दकियानूसी बातें हैं। मेरी उलझन से वाकिफ होने के बाद सुल्तान शाह ने बेपरवाना लहजे में कहा, नामों के पीछे भागेंगे तो हम अपना सर अंधी दीवारों से टकराते रह जाएंगे। तंजीम की तबाही हमारा मकसद है। अब रास्ते में जो भी मुज़ाहम होने की कोशिश करे उसे बेरहमी के साथ रोनते हुए आगे बढ़ जाओ। हर एक को रोनने पर तुल गए तो भूल भलियों में खो जाओगे। मेरी हिकमत अमली ये है कि हम गैर अहम लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपने असल मकासद पर तवज्जो मरकूज रखें। खैर जो कुछ भी हो वो तुम्हारा अपना दर्द-ए-सर है, उसने बहस से गुरेज करते हुए कहा। कासिम, सलाम, सादिक और बथेरे दूसरे 2 गैर अहम थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे तो ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? उस वक्त हम दोनों होटल के कमरे में बैठे हुए थे। सुबह नमूदार होने वाली थी, लेकिन हम दोनों की निगाहों में दूर तक नींद का पता नहीं था। सुल्तान शाह का बस चलता तो उसी वक्त असलेहा संभाल कर लाइट्स कार्टेज की तरफ मार्च शुरू कर देता। हमारा काम बहुत पेचीदा है सुल्तान शाह, मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं तो वीर से मिल चुका हूँ,
तस्वीर से फोन पर बात हो चुकी है। उन दोनों की आवाजों में गहरी ममासलत है और वक्त जरूरत उनमें से कोई भी A2 का किरदार संभाल लेता है। अब तुम खुद गौर करो कि तस्वीर किसी महफिल में बैठा हो और वहां A2 फोन पर किसी और को बुलाकर हदायत देना शुरू कर दे, तो तस्वीर पर शुबा कौन कर सकता है? उसी तरह तुकीर भी शुबहात से बचता रहता है। मैं उस राज की तह तक पहुंच चुका हूं, लेकिन इन दोनों से बात करूं तो कोई A2 होने का इकरार नहीं करेगा, क्योंकि कानून की ताकत मेरी पुष्ट पनाही नहीं कर रही। यही दुश्वारी जिमी लाइट के बारे में है। वो लोग मर जाएंगे लेकिन उसके बारे में हरगिज जुबान नहीं खोलेंगे। उनमें घुसे बगैर कोई बड़ी कामयाबी दुश्वार ही नजर आती है। मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वह सारी लाते हुए बोला, लेकिन तुम जानती हो कि हाथ पैरों के मुकाबले में मेरी अकल काफी कमजोर है। तुम सोचो और फिर खूब सोचो, फिर एक फैसला करके मुझे हुक्म दो। पूरा ना करूं तो सूली पर लटका देना। मैं अकेला तमाम फैसले नहीं कर सकता, मैंने थके हुए लहजे में कहा। तुम्हें मुझे कोई मशवरा दो, कौन सा रास्ता सबसे बेहतर रहेगा? वो किसी बच्चे की तरह मासूमाना अंदाज में हंस दिया। मजाक उड़ा रहे हो? मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। तौबा मेरी ये मजाल, वो कान थामते हुए बोला। ये सोचकर हंस पड़ा था कि ऐसे मामलों में हमारा हिसाब ठीक रहता है। जो कुछ करना हो पहले कर गुजरते हैं, बाद में सोचते हैं, और तुम सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे हो। मैं भी इख्तियार हंस दिया। उसकी बात दुरुस्ती थी। जहां अमल की खुली आजादी ना हो वहां मंसूबा बंदी भी अमूमन नाकाम साबित होती है। हालात ऐसे थे कि हमें पल पल पर फैसले बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी। ट्रांसमीटर से इब्तिदा करो, देखो क्या जवाब मिलता है। सुल्तान शाह ने कदर तवक्कुफ के बाद मुझे उकसाया और मैंने फौरी तौर पर उसका मशवरा कबूल कर लिया। ट्रांसमीटर ऑन करती चंद सानियों के रेडियाई शोर के बाद रिसीवर पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और हम दोनों चौंक पड़े। इब्तिदा में तो एक मर्दाना आवाज में कहे हुए अल्फाजों के सिवा कुछ पल्ले ना पड़ सका, लेकिन 2-3 बार गौर करने के बाद उन अल्फाज का मफहूम समझ में आ गया। टेबल टॉक, थ्री टॉक, डेडली टॉक, शुगर कोइन, ओवर। गैर मुल्की लबो लहजे में कोई मर्दाना आवाज थोड़े थोड़े वक्फे से वही पैगाम तुरा रही थी, लेकिन दूसरी जानब से जवाब मकफूत था। ये क्या हो रहा है? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। सुनते रहो, मैंने आहिस्ता कहा। सितारे अच्छे ही थे कि मैं तुम्हारे मशवरे पर ट्रांसमीटर ऑन कर बैठा। देखो दूसरी जानब से इन कोड वर्ड्स का क्या जवाब आता है। शुगर कोइन है तो उनमें शुगर किंग भी होगा, वो बोला। मुझे तो इब्ने सफ़ी मरहूम का लिखा हुआ नावल शुगर बैंक याद आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग हीरोइन के जखीरे को शुगर बैंक ही कहते हो। जासूसी नावल पढ़कर मंशियात फरोशी नहीं की जाती, पर कोई और ही चक्कर ज़हूर में आ रहा है। पूरे मामले में पहली बार कोई गैर मुल्की आवाज सुनाई दी है। लबोलेजा गैर मुल्की मालूम होता है। हो सकता है कि यही जिमी लाइट हो। उसने राय जनी की। मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। मैंने रिसीवर से उभरने वाली उस मशीनी आवाज से ध्यान हटाए बगैर कहा। शायद हमारी वजह से ये ऑपरेटर्स वापस ले लिए गए होंगे। फिर हमें लाइन से मुसलसल गायब पाकर उन्होंने महदूद पैमाने पर मखसूस लोगों के लिए उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उन्हें धोखे में रखने के लिए हमें इसके इस्तेमाल से एतजाज करते हुए उन्हें यह तासर देना होगा कि हम अपनी किसी हमाकत की बिना पर ऑपरेटर्स तल्फ कर चुके हैं। शुगर क्वीन रिसीविंग, ओल्ड डार्लिंग। काफी देर बाद ऑपरेटर्स पर दूसरी सिम से बोलने वाली की ख्वाबीदा आवाज उभरी और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। अगर मेरा हफ्जा धोखा नहीं दे रहा था तो वो एशले हाउस की नुमाइंदगी करने वाली गैर मुल्की दुशीजा विरालाइट की आवाज थी। फ्रीलांस 032XAB, फ्रीलांस, डेडली रॉक, ओवर। ख्वाबीदा निस्वानी आवाज शायद नजर होने वाला पूरा पैगाम सुन चुकी थी, क्योंकि उसने कोड वर्ड्स में उसी का जवाब दिया था। TA 032,5, आर्मी, सी ओवर, फ्रीलांस, ओवर। मर्दाना आवाज में उस बार एहतराम नुमाया था। ओके, GC9, ओवर एंड ऑल। विरालाइट की आवाज से मुशाहबत रखने वाली ने दूसरी तरफ से गालबन हदायत जारी करके सिलसिला मुनक़ते कर दिया। क्या यह नहीं हो सकता कि उनकी तरफ से हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो? सुल्तान शाह ने ऑपरेटर्स पर खामोशी छा जाने के बाद पुरतशवीश लहजे में कहा। दोनों ही बातें मुमकिन है। ये गुफ्तगू किसी कामयाबी का पेच खैमा भी हो सकती है। अगर गुमराह ही करना ठहरा होता तो फिर शुगर क्वीन की सूरत में विरालाइट की ही आवाज क्यों सुनाई थी? उससे तो हजारों मील दूर सिर्फ मेरी मुलाकात हुई थी। ये क्यों भूल रहे हो कि मोमन खान की लिबार्टी के लिए भी काम कर चुकी है? हो सकता है तुम्हारी लाइल्मी में पहले से यहाँ आती रही हो और तंजीम के लिए अजनबी ना हो। ट्रांसमीटर पर शुगर क्वीन के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो नाकाबिले फहम कोड्स में हुई थी, लिहाजा मेरी दानिश में सुल्तान शाह का अंदाजा दुरुस्त नहीं था। हाँ, अगर वो गुफ्तगू आम फहम जबान में होती और उसके जरिए हमको किसी नई राह पर डालने की कोशिश की जाती तो मैं जरूर शुबहात का शिकार हो जाता। मज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था कि उस वक्त किसी मजबूरी के तहत ट्रांसमीटर का सहारा लिया गया था और ये इत्तेफाक था कि हम ऑपरेटर्स ऑन करके वो गुफ्तगू सुनने में कामयाब हो गए थे। मज़ाहिर खुफिया इशारों पर मुश्तमिल वो तमाम गुफ्तगू शुगर क्वीन के नाम के अलावा हमारे लिए बेसूद थी। उसे बस यही पता चल सका था कि तंजीम के मुकामी मामलात में भी बाज़ गैर मुल्की मुलव्विस थे। थोड़ी देर की सोच विचार के बाद मैंने ऑपरेटर्स पर सिक्योरिटी ऑफिसर से राब्ता कायम करने का फैसला कर ही लिया। दूसरी तरफ से खिलाफ तो को दूसरी कॉल पर ही जवाब मिल गया। उस वक्त मेरी रस्ट वॉच सुबह के 5:30 बजा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज में नींद का शायबा तक नहीं था।
जिससे जाहिर हो रहा था कि वो सुबह खेज था या फिर किसी वजह से उस रात जागता ही रहा था। दूसरी मोहलत भी खत्म हो रही है, मुझे अपने मुतालबे का जवाब चाहिए, ओवर। राब्ता कायम हो जाने पर मैंने बराह रास्त खुश्क लहजे में मतलब की बात छेड़ दी। अच्छी तरह तहकीकात कर ली गई है। हमारा स्टेट ऑफिसर जुए का शौकीन नहीं है और ना ही वो इस मद में किसी के 15,000 रुपए का मकरूस है। तुम्हारी पूरी कहानी सरासर झूठ पर मबनी है, ओवर। वो पुरानी बात होगी, मैंने कहा। 15,000 की रकम मैं तुम्हारे स्टेट ऑफिसर को इनाम में माफ कर चुका हूँ, उसे मुझे कोई सरोकार नहीं। अब तो 30 लाख की बात करो, ओवर। 30 लाख, एक गहरी सांस के साथ आवाज उभरी। लेकिन किस लिए, ओवर? तुम्हारा हाफजा कमजोर मालूम होता है, सो। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, कोई मकवी असाब दवा इस्तेमाल किया करो। मैं बता चुका हूँ ये फीस अब लाइट्स कॉटेज की साख और नेकनामी की कीमत के तौर पर अदा करना पड़ेगी, वरना पिछले दिनों मैंने जो कुछ देखा और भुगता है वो तमाम मालूमात सरकारी इदारों को फराहम कर दी जाएगी, जो तुम सब की जिंदगी अजाब बना देंगे, ओवर। 30 लाख बहुत बड़ी रकम है, ओवर। ठीक है, ओवर एंड ऑल। मैंने खुश्क लहजे में बात खत्म कर दी। एसो कॉलिंग टोली नंबर 2, ओवर। राब्ता मुनक़ते होने से पहले ही उसकी आवाज फिर सुनाई दी। अब क्या मुसीबत है, ओवर? मैंने बिगड़े हुए लहजे में सवाल किया। तुम तो नाराज हो गए, बात पूरी भी नहीं करने दी मुझे, ओवर। उसकी आवाज में मसाहलियत से ज्यादा खुशामद का अंतर नुमाया था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे पैसे का लालच नहीं है। यह रकम मैं तुमसे तुम्हारी कमजोरियों की कीमत के तौर पर वसूल करना चाहता हूँ। हो सकता है कि बाद में किसी मोहताज घर को ही दे दूं, ओवर। ठीक है, तो कब आ रहे हो रकम लेने, ओवर? तुम्हें अपना आदमी भेजना होगा। दोपहर 3 बजे मिंटो पार्क की पार्किंग लॉट में मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारा आदमी अकेला होगा। कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो नताज की जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी, ओवर। लेकिन वो तुम्हें कैसे पहचानेगा, ओवर? मेरे गले में सुर्ख मफलर लिपटा हुआ होगा। वो मुझसे शुगर क्वीन कहेगा और मैं जवाब में शुगर किंग कहूंगा, ओवर। मैंने सुल्तान शाह को आंख से इशारा करके मानी के लहजे में कहा और मेरी बात का असर तो के मुताबिक रहा। तो तुम वो गुफ्तगू सुन चुके हो। उसने शायद गहरा सांस लेकर कहा था, क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम हमसे ताउन करो? हम सही लोगों की कदर करते हैं। हमारे साथ काम करके तुम 30 लाख को भूल जाओगे, ओवर। 30 लाख वसूल करने के बाद सोचा जा सकता है, मैंने बेपरवाहाना लहजे में कहा। इस बारे में तुम्हारे किसी बड़े को सामने आना होगा, उसके बगैर बात नहीं बन सकेगी, ओवर। मैं तुम्हारा पैगाम बास तक पहुंचा दूंगा। कदर तवक्कुफ के बाद कहा गया। मेरा आदमी मुकर्रर वक्त पर मिंटो पार्क पहुंच जाएगा। उसके पास ब्राउन रंग के चर्मी ब्रीफ केस में रकम होगी और सर पर नीली टोपी ओढ़े हुए होगा, ओवर। लगे हाथों ये भी सुन लो कि अगर सादक तुम्हारा आदमी था तो एयरपोर्ट के एक बैतुल खला में तुम्हारा ये किसी हाजतमंद का मुंतजिर है, उसे वहां से उठा लेना, ओवर। मैंने वो शोशा भी छोड़ दिया। ओह, उसकी इसरारी आवाज सुनाई थी। वो जिंदा है ना, ओवर? ढीठ हुआ तो गर्दन टूटने के बाद भी जिंदा रह गया होगा। ये याद रखना कि मैं हर वक्त आंखें खुली रखने का आती हूँ, ओवर एंड ऑल। इस बार मैंने ट्रांसमिटिंग बटन छोड़ने के साथ ही ऑपरेटर ऑफ कर दिया था। ये तुमने अच्छा किया कि उसे हर बात जता दी। इधर से फारिग होते ही मुझे सुल्तान शाह का तबसरा सुनाई दिया। शुगर क्वीन और सादिक के हवाले उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। बस जिस दिन ये तिलिस्म टूटा, तंजीम का शिराजा बिखर जाएगा। हम खुद ही नीचे वालों को उन राजों से आगाह कर सकते हैं। मुश्किल है, कोई यकीन नहीं करेगा। तस्वीर पूरी तंजीम के लिए A2 है। लाइट्स कॉटेज वालों पर नादीदा बास बनकर हुक्मरानी कर रहा है, लेकिन अमलन उसी इमारत में स्टेट मैनेजर की हैसियत से रह रहा है। मैंने तो अंदाजा लगाया है कि सिक्योरिटी ऑफिसर भी अहम मामलात में अपने स्टेट मैनेजर को खास नहीं डालता, बल्कि खुद को बास का जवाबदेह समझता है। तस्वीर तो खुद तुमसे मिलने की फिक्र में है, उसी को चारा क्यों नहीं डालते? यह भी करना पड़ेगा। मैं उससे दामन बचाना चाह रहा था, हो सकता है कोई मेरी जान ही लेने के दर पे रहा हो। नाश्ते तक बाकी वक्त हमने मशवरों में सर्व किया, फिर कमरे में ही नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं नीचे उतर गया। वैसे तो होटल के कमरे में भी फोन मौजूद था, लेकिन मैं ऑपरेटर की वसातत से तस्वीर को फोन करके कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। नीचे पब्लिक टेलीफोन बूथ से मैंने धड़कते हुए दिल के साथ लाइट कॉटेज का वो नंबर मिला जिस पर बराह रास्त तस्वीर से बात हो सकती थी। उस बार फिर उसी निस्वानी आवाज से वास्ता पड़ा जो मैं उसी नंबर पर पहले भी सुन चुका था। मैं तस्वीर अली साहब से बात कर सकता हूँ? मैंने खुशगवार लहजे में दरियाफ्त किया। आप कौन बोल रहे हैं? उसकी मुतरन्नम आवाज में बला का एतमाद नुमाया था। अगर आप उनकी बीवी हैं तो मैं आपका देवर बोल रहा हूँ, मैंने मानी के लहजे में कहा। मैं सेक्रेटरी हूँ उनकी। उसने मेरी तुस्सी करते हुए कहा। नाम क्या है आपका? सेक्रेटरी? अच्छा, तो आप सेक्रेटरी हैं? मैंने खुशदिली के साथ कहा। मेरा नाम डैनी है। डैनी? हैरत के साथ दोहराया गया, फिर फौरन ही जवाब मिला। जरा लाइन होल्ड करें। हाँ भाई तनवीर। चंद सानियों के बाद ही रिसीवर में तस्वीर की आवाज सुनाई दी। कैसे ख्याल आ गया हमारा? मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी माँ से मिले बगैर लाहौर छोड़ चुकी हो और अब शायद ही मुझसे रुजू करो। मैंने बहुत गौर किया और उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलसल परेशानियों ने मेरी कुव्वत फैसला स्लिप कर दी है। अब पता नहीं ये इत्तेफाक है या हकीकत कि मेरी बेशतर परेशानियों का ताल्लुक लाइट्स कॉटेज से है और तुम वहीं मौजूद हो। मुझे खुशी है कि सुलझन में तुमने मुझसे रुजू करने का फैसला किया। उसकी मुसरत अवेज आवाज सुनाई थी। ये सब बातें फोन पर ना हो सकेंगी। तुम मुझसे कहीं मिल क्यों नहीं लेते? तुम मेरी मजबूरियों का अंदाजा नहीं कर सकोगे, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मैं अपने मुशीरों की भीड़ में बिल्कुल बेबस होकर रह गया हूँ। उनके नजदीक मेरी सलामती हर मामले और रिश्ते पर मुकद्दम है।
ऐसी भी क्या बेबसी कि तुम अपने बड़े भाई से मिलने भी नहीं आ सको। वो मेरी लाइल्मी में भी हर वक्त मेरी हिफाजत करते हैं। मैंने भरपूर कारी वार करते हुए कहा, फिर लाइट काटेज उनके नजदीक मेरा मक्तल करार पा चुका है। मेरा वहां आना मुश्किल होगा, तो फिर कहीं भी मिल लो जहां तुम्हें सहूलत हो। उसने पेशकश की। मैंने इंसानियों के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे सोचकर कोई फैसला करना चाह रहा हूं। फिर बोला, इस वक्त 9 बजे हैं, 10 बजे कॉन्टिनेंटल के रेस्टोरेंट में आ सकोगे? मैं पहुंच जाऊंगा। उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, बल्कि हम खाना भी वहां साथ ही खाएंगे। खाने के लिए मैं ना रुक सकूंगा। मैंने मुआजरत खाना लहजे में कहा, मुझे 2:30 बजे एक जरूरी काम निपटाना है। खैर खैर, वो देख लेंगे। मैं ठीक 10 बजे वहां पहुंच रहा हूँ। ये दिलेराना फैसला किया है तुमने। तस्वीर से गुफ्तगू की तफसील सुनते ही सुल्तान शाह ने बेख्तियार कहा, घर में बंद रहकर सोचने और सिसकने से बेहतर है कि बढ़कर दुश्मन से 2 टोक मुआमला किया जाए। तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा, तुम बस इशारा दे दो। मैंने उसे ये तासुर दिया है कि मैं हमदर्दों और बही ख्वाहों की एक भीड़ में रह रहा हूँ, जो हर वक्त मेरी सलामती के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, जबकि मेरे साथ तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम्हें बहुत चुकन्ना रहना होगा। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं बरामदे में पाम के गमलों की ओट में यूं खड़ा हुआ था जैसे किसी का इंतजार हो। मैं तस्वीर को खुद वहीं खुशामदीद कहना चाह रहा था, ताकि उसके साथ आने वालों की तादाद से बाखबर रह सकूं। ठीक 10 बजने में 3 मिनट पर एक लंबी चौड़ी स्याह फोर्ड फाल्कन सड़क पर तैरती हुई नमूदार हुई और हल्के से अचकोले के साथ होटल के पोर्च में आ रुकी। आने वाला शायद होटल वालों के लिए अजनबी नहीं था, क्योंकि दरबान ने शनासाई के अंदाज में एहतरामन सर झुकाते हुए चमचमाती हुई कार का अकबी दरवाजा खोला था और एक दराज कामत तवाना शख्स सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतर आया था। वो कार से उतरकर सीधा अंदर चला गया। उसके ड्राइवर ने मुट्ठी में दबा हुआ एक नोट होटल के दरबान की तरफ बढ़ाया और कार पार्किंग के लिए आगे लेता चला गया। कार में ड्राइवर और उस दराज कामत के सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। मैं एक लहजे के लिए उलझन का शिकार हो गया, क्योंकि मैं तस्वीर को नहीं पहचानता था। लड़पन की यादों के मुताबिक तस्वीर और तकीर के खदोखाल में बहुत फर्क था, जिसकी वजह से अंदाजे से काम भी चलाना दुश्वार था। आखिर मैंने होटल के दरबान ही से मदद लेने का फैसला किया और मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने बताया कि आने वाला ही T.A. मलिक था। वो मुखफ़्फ़ नाम मेरे लिए नया नहीं था। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मामले में मैं नसीर खान की जुबानी वो नाम पहले भी सुन चुका था। मैं लॉन्च से गुजर कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और वहीं रुककर तायराना अंदाज में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने का, जिनकी तादाद काबिल जिक्र नहीं थी। मैंने हिकमत अमली के तौर पर दानिस्ता फोर्ड फाल्कन वाले को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद ही हाथ हिलाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मैं उसी की मेज की तरफ बढ़ता चला गया। डैनी, मेरे करीब पहुंचते ही उसने कुर्सी से उठकर इस्तफसार तलब लहजे में कहा और मैं सर की तायदी जुम्बश की सूरत में जवाब पाते ही उसने वालिहाना अंदाज में मुझे अपने दोनों हाथों में समेट कर सीने से लगा लिया। वो हकीकत रही हो या अदाकारी, लेकिन चंद सानियों के लिए मेरे दिलो दिमाग पर ऐसी रकत सी तारी हुई कि मैं उसके जवाब में एक लफ्ज भी न बोल सका और आखिरकार उसने मेरे बदन की गर्द अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। मेरा ख्याल था कि तुम नहीं आओगे। वो बोला तो उसकी आवाज भराई हुई सी थी। बड़ी माँ भी आने के लिए तड़प रही थी, लेकिन यहाँ आकर वो तमाशा बन जाती, इसलिए घर छोड़ा। क्या बड़ी माँ वाकई जिंदा है? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पहला चुपता हुआ सवाल कर ही डाला, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पा चुका था। ये बड़ी माँ ही का दम है कि मैं इस वक्त यहाँ नजर आ रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हारी तरफ से सब्र कर चुका था। वो औरत आज भी तुम्हें याद करके तड़पती है, उसने कहा, और मुझे महसूस हुआ कि उसके सामने अपने जारहाना तेवर ज्यादा देर तक मैं बरकरार नहीं रख सकूंगा। तोकीर के बरक्स उसकी शख्सियत बहुत बारोब और कशिश अंगेज थी। लाइट्स कॉटेज में क्या खेल हो रहा है? वेटर को काफी का ऑर्डर देने के बाद मैंने मतलब की बात छेड़ दी। कुछ हो जरूर रहा है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल लाइल हूँ। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, वहाँ मुझे इतनी खतीर रकम मिलती है कि मैं गैर मुतल्लिका मामलात में टांग अड़ाने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो पिछले 2-4 रोज ही में हुआ है। उससे पहले वहाँ कभी कोई गड़बड़ सुनने या देखने में नहीं आई। और वहाँ बास कौन कहलाता है? तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है। उसने तजस्सुस समेत लहजे में कहा, बास का नाम लिया है तो ये भी जानते होगे कि उससे कोई वाकिफ नहीं, फिर भी वो जो कोई है अंदर ही का आदमी हो सकता है। मैंने ताइद तलब लहजे में कहा, लाइट्स कॉटेज एक सर फिरे गैर मुल्की की जागीर है। वहाँ रहने और काम करने वालों का आम ख्याल है कि जिमी लाइड अपने शौक और खपत की खातिर उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा कर रहा है। वहाँ बदतरीन हालात से निपटने के लिए बेहतरीन अफराद मुलाजम रखे गए, लेकिन पिछले चंद दिन के इस्तिस्ना के अलावा कभी उन्हें खुले बंदूक इस्तेमाल नहीं किया गया। बास जो भी हो, लोग उसका हुक्म बजा लाते हैं। उसका खोज लगाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका, लेकिन शुबहात तो पाए जाते होंगे उसके बारे में। फितरी बात है, लेकिन लोग एक दूसरे से उसका इज़हार भी करते हुए डरते हैं कि कहीं शाहाना नौकरी से जवाब न मिल जाए। उसने कहा, फिर चौंक कर सवाल किया, लेकिन तुम इन मामलात में इस कदर क्यों उलझ गए हो? मैं कुछ कहे बगैर उसकी आंखों में झांकता रहा। वो या तो बहुत जबरदस्त अदाकार था या फिर सच ही बोल रहा था, क्योंकि उसके लबो लहजे में मुझे भरपूर सच्चाई रची हुई महसूस हुई थी। मैं इन मामलात में गले गले तक मुलव्विस हूँ तस्वीर साहब, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। जब तक मुझे अपने हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा, मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सकूंगा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ,
उसने पुरखुलूस लहजे में कहा, तुम्हें मेरी तलाश किस लिए थी? सिर्फ बड़ी माँ के लिए। बाप के साय से महरूमी के बाद मैंने कभी उनके किसी हुक्म से सरताबी नहीं की, हर ख्वाहिश को हुक्म तस्वुर किया है। रमजान चचा पर तशद्दुद क्यों किया गया था? मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं कि मुझे किसी तशद्दुद का इल्म नहीं। एक मरतबा उससे मुलाकात जरूर हुई थी और उसने तुम्हारे बारे में बताया था और मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया था कि तुम्हारा पता चले तो खामोशी से मुझे खबर करते। मैं अचानक ही बड़ी माँ को तुम्हारे सामने लाना चाहता था और उसके लिए तुमने रमजान चाचा को 10,000 की रिश्वत भी दी थी। उसके लबो लहजे में सच्चाई की बू महसूस करने के बावजूद मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया, इस दौर में दूसरों की तरह मैं भी बहुत खुदगर्ज हूँ। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, लेकिन वो बड़ी माँ की एक हसरत का मामला था। मैं साहिब हैसियत था और रमजान चाचा एक अयालदार गरीब आदमी, लिहाजा मैंने खलूस दिल से उसकी माली आनत की नीयत से वो रकम उसे दी थी। हो सकता है कि वो उसे मेरी किसी बदनीयती की कीमत ही समझा हो, क्योंकि पुराने मोहल्ले को खैरबाद कहने तक हम दोनों भाइयों की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। मोहल्ले के शुरफा भी हमसे दूर ही रहने की कोशिश करते थे। तुगीर कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर सवाल किया। कनाडा के शहर अटावा में मुद्दत से मुकीम है। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यकीन ना हो तो मैं फोन नंबर तुम्हें देता हूँ, अभी उससे बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। बातें यगे बार दीगरे साफ होती जा रही थी और अगर मेरी अकल पर पर्दे नहीं पड़ गए थे तो बज़ाहिर वो सच बोल रहा था। उसका हर लफ्ज मेरे क़यासात की बुनियादों को हिलायत दे रहा था। फिर कराची में मुझसे तुगीर के रूप में मिलने वाला कौन था? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। फिर वही बात आ जाती कि हमारे दरमियान में कोई ऐसा शख्स आया हुआ है जो तुम्हारी गलतफहमियों का रुख हमारी तरफ मुंतकिल करने पर तुला हुआ है। तुगीर की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? घर चलो, एक नहीं 10 दिखा दूंगा। हम दोनों की बड़ी माँ के साथ बेशुमार तस्वीरें हैं, तुम्हारी भी बचपन की 2-4 मौजूद होगी। उन्हीं में से तुम अंदाजा लगा लोगे कि तुमसे मिलने वाला कौन था, तुगीर या कोई फरेबी। लेकिन एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के MD तो तुम ही हो। मैंने अचानक ही सवाल किया। सिर्फ कागजात की हद तक, अमली मामलात से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ का सारा काम नसीर खान चलाता है, लेकिन तुम लाइट काटेज में नौकरी के साथ वहाँ कैसे मुलव्वस हो? मैंने तीखे लहजे में चुपता हुआ सवाल किया। इसका मुझे कोई इजाफी मुआवजा नहीं मिलता। मुलाजिम रखने वाला जहाँ जो काम चाहे ले सकता है। वो जिम्मेदारी मैंने बास के हुक्म पर ही संभाली थी, जो सिर्फ कागजात तक महदूद है। कभी कभार बहादुर खान कागजात देकर आता है और मुझसे दस्तखत करवा कर ले जाता है। मुझे तो आज तक यही मालूम नहीं हो सका फर्म क्या काम करती है। चंद रोज पहले अखबारात में पढ़ा था कि उसे भी आग लगा दी गई। मलबे से एक मसकशुदा लाश बरामद हुई थी। वह बहादुर खान था। मेरे इंकशाफ पर उसकी आंखें हैरत से कुशादा होगी। नसीर खान समेत दफ्तर के मुलाजमीन में से किसी ने फर्म के मालिक को नहीं देखा था। पास बहादुर खान रोजाना चोरी छुपे डाक और जरूरी कागजात निकाल आता था।